गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई सभी लोगों की ठीक ठाक चल रही है ना। पढ़ाई करते रहें मन लगा करके और आगे बढ़ते रहें। बच्चों, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन, उसके लास्ट 2 वीडियोस आप लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो तीसरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटीज के केसेस को स्टडी किया। जो सर्कुलर मोशन पार्ट 1 है उसमें हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन के बारे में पढ़ा। सर्कुलर मोशन जो पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को स्टडी किया और उसके बाद जो तीसरा वीडियो था बच्चों उसमें हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशनशिप को स्टडी किया। दोनों में जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया और बाद में हमने आपको ये फाइंड आउट किया कि किस प्रकार हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को फाइंड आउट करते हैं। याद है ना सभी लोगों को। जो लीनियर वेलोसिटी होती थी जिसको रेखीय वेग कहते हो, याद करो लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला होता था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में इसको पढ़ते थे ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी अर्थात कोणीय वेग कहते हो, v को लीनियर वेलोसिटी अर्थात रेखीय वेग कहते हो और r को बोलते हो घूर्णन अक्ष से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमको किसी भी प्रॉब्लम में एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना हो तो एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है, ठीक है। ये बात बड़ी जरूरी थी हम लोगों के लिए। वी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको लेना है। इसके हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस भी किए। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये लगाया था कि यहां पर कोई एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए से बी तक वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये कुछ भी हो सकता है। और ओ के करस्पॉन्डिंग अगर हमको बी पर एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो यहां पर हम लोगों ने 2 कंपोनेंट कर लिए थे। ये एंगल था 37, क्लियर। यहां पर हम लोगों ने 2 कंपोनेंट कर लिए थे, ये भी एंगल 37, एक हो गया था 20 cos 37 और एक हो गया था 20 sin 37। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो 20 cos 37, ये दूरी कितनी थी 4 मीटर, ये कितना था 5 मीटर, ये कितना था 3 मीटर। और उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला लगाया था ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। लास्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लो। जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग सर्कुलर मोशन के तीनों वीडियो देख करके तब इस वाले वीडियो में आए तो आपको टॉपिक और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सारी बात आपको समझ में आ गई। एक वेलोसिटी होती थी लीनियर वेलोसिटी, एक होती थी एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन जो था वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और कंपटीशन एग्जाम में कई बार ओमेगा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। बच्चों, सर्कुलर मोशन को प्रोजेक्टाइल के साथ भी जोड़ा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप में कोणीय वेग की गणना। प्रक्षेप में कोणीय वेग की गणना। प्रक्षेप में कोणीय वेग कैसे होता है जानते हो? नहीं जानते हो? चलो, जैसे हमने आपसे बोला कि कोई भी एक बॉडी है उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ओ से प्रोजेक्ट किया गया, वो पॉइंट ए पर आकर के गिरी, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और हमने आपसे बोला कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। बिंदु ए पर कोणीय वेग की गणना करो बिंदु ओ के सापेक्ष। बिंदु ए पर कोणीय वेग की गणना करें किसके सापेक्ष? बिंदु ओ के सापेक्ष। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज द 2 डायमेंशन मोशन।
प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। पॉइंट ओ को क्या कहते हो? प्रक्षेपण बिंदु, जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है। पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है? ग्राउंड का, यानी जमीन पर जो बिंदु है वो पॉइंट ए है। यहां पर हमको कोणीय वेग की गणना करनी है। ठीक है, तो सभी लोग फार्मूला जानते हो, एंगुलर वेलोसिटी अर्थात कोणीय वेग ओमेगा ए इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। आर क्या है? ओ से ए तक की दूरी। सपोज दैट हमने कहा कि ये दूरी दी है 50 मीटर, ना दी होती तो हम निकाल लेते। हमने आपको बता दिया है। इसको रेंज कहते हो, यानी परास, याद है ना, क्षैतिज परास। अब एक काम करना, सभी लोग जानते हो कि जब इसकी वेलोसिटी u 20 यहां पर है तो यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी? 20। अब इस 20 के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, ये x और ये y। ठीक है, ये एंगल 37 तो ये एंगल 37। बोलो भाई, अब हम लोगों को क्या करना है? हमको वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। कितने कंपोनेंट में? दो। सॉरी, ये एंगल 37, हमको इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो एक कंपोनेंट होगा u cos 37 मींस 20 cos 37, बड़ा आसान है। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा क्या? 20 sin 37। तो एक हो गया 20 sin 37 और एक हो गया 20 cos 37। 37 का ट्रायंगल आपको पता ही है, बार बार वही कहानी आ जाती है। दिस इज 37, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। अब जरा देखो कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? 20 sin 37। और ये तो है हॉरिजॉन्टल और ये कौन सा? परपेंडिकुलर। तो बड़ा आसान है, अगर हम लोग फार्मूले को सिंप्लीफाई करें, देन ओमेगा ए इज इक्वल टू 20 sin 37 और अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हुई? 50, 0 से 0 कैंसिल, 2/5 और sin 37 कितना होगा? sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस 3/5। तो कितना हुआ? 6/25 और यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर। ओमेगा निकालना है तो यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। बोलो भाई, सबको तरीका समझ में आ गया? तो ये प्रोजेक्टाइल में भी हम लोग ओमेगा को निकाल सकते हैं। हमने आपको एक ऐसा तरीका बताया जिसमें आप ओमेगा को किसी भी मोशन में निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल सर्कुलर मोशन में ही कोणीय वेग ज्ञात किया जाता है। कोणीय वेग की गणना काइनेमेटिक्स के किसी भी पार्ट में आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बस हमको फार्मूला क्या याद रखना है? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। सभी लोगों को याद है ना? पूरे प्रक्षेप गति में कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता, कौन सा घटक नहीं बदलता? क्षैतिज घटक। वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता, बदलता है तो केवल कौन सा? ऊर्ध्वाधर घटक। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखो ये है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर भी 20, यहां पर आकर के 20 के दो कंपोनेंट, 20 cos 37, 20 sin 37 और 20 sin 37 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। sin 37 की वैल्यू को रख दिया। sin 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और आंसर आपके सामने है। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको भी आप लोग कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमको ओमेगा को फाइंड आउट करना है और साथ साथ में इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है? इसमें कॉन्सेप्ट लगा है प्रोजेक्टाइल का। किसका बच्चों? प्रोजेक्टाइल का। नोट कर लें सभी लोग इसको कॉपी में। कर लिया सभी लोगों ने? रफ कर दिया जाए इसको। तो चलिए, इसको हम लोगों ने रफ कर दिया, आप लोग इसको तैयार कर लें। आगे जब सर्कुलर मोशन का एक लास्ट वीडियो बनाएंगे सारे टॉपिक्स को कंटेन करके, तो वहाँ पर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम और भी आपको करा देंगे। तब तक आप लोग इन चीज़ों पे अपनी कमांड रखें। ठीक है बच्चों? तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर वी बटे आर और साथ में दूसरा फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। चलिए अब टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसको कहते हो अभिकेंद्र त्वरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को बोला जाता है अभिकेंद्र त्वरण। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझें।
बच्चों हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय मार्ग पर घूमती है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी होती है v वेक्टर। तो ये सेंटर हो गया। यहां पर अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये पॉइंट है P1 और ये P2। यहां पर वेलोसिटी कितनी है v1 वेक्टर और यहां पर वेलोसिटी कितनी v2 वेक्टर। रेडियस क्या है r, ये एंगल कितना डेल्टा थीटा, ये कितना डेल्टा एस। डेल्टा एस को क्या बोलते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा को क्या बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोणीय विस्थापन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब रेखीय विस्थापन। v1 v2 क्या है वेग, वेलोसिटीज। कहां कहां पर, P1 पर वेग कितना है v1 और P2 पर वेग कितना है v2। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम लोगों ने एक बात सीखा था कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अर्थात एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में जो पिंड का वेग होता है v वेक्टर वो परिवर्ती होता है। क्लियर, वेलोसिटी वेरीज लेकिन चाल नियत रहती है, लेकिन चाल अचर होती है। स्पीड रिमेन्स सेम बट वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सबसे बड़ी पहचान कि स्पीड जो होगी जिसको चाल कहते हो वो क्या होगी कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी बदलेगी। क्योंकि वेलोसिटी में क्या क्या होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, वेग में दिशा भी है और वेग में परिमाण भी है। वेग के परिमाण को चाल कहते हो तो चाल अचर है तो परिमाण नियत है लेकिन दिशा नियत नहीं है। कहां दिशा नियत है आप देखो ना, जिस समय ये P1 पर है तो वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ, जिस समय ये P2 पर है तो वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ, जिस समय ये P3 पर है तो वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ, जिस समय ये P4 पर है तो वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ। कुल मिलाकर के जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज होगा, वेग सदिश लगातार बदलेगा। और वेग में परिवर्तन को क्या कहते हो, त्वरण, क्या बोलते हो, एक्सीलरेशन। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी इन द सर्कुलर मोशन एन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड एंड दैट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको अभिकेंद्र त्वरण के नाम से जानते हो। सबको बात समझ में आ गई। जब कोई पार्टिकल या जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी हर जगह अलग अलग होती है। वेलोसिटी हर जगह अलग अलग होने के कारण ऑब्जेक्ट में एक नया एक्सीलरेशन आ जाता है, एक नया त्वरण आ जाता है और ऐसे त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो आज से इस बात को आप याद रख लें, इन सर्कुलर मोशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन के कारण एन एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड सच एक्सीलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर, इसको AC या AR से रिप्रेजेंट करते हो। बच्चा AC जो होता है इसका तो मतलब हुआ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मींस अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, AC का मतलब ही है अभिकेंद्र त्वरण और जो AR लिखा है इसका मतलब है रेडियल एक्सीलरेशन, अर्थात इसको
त्रिज्य त्वरण के नाम से जाना जाता है। तो AC और AR में कोई अंतर नहीं, जो AC वही AR, और AC और AR दोनों एक ही होते हैं, और इनकी डायरेक्शन किधर होती है, इनकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर। तो चाहे AC की बात हो और चाहे AR की बात हो, दोनों की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। द डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सबको बात समझ में आ गई? अभिकेंद्र त्वरण सबको समझ में आ गया? तो जहां कहीं पर भी अभिकेंद्र त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात हो, वहां पर आप समझ जाएं कि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल तो नियत रहती है, बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो बॉडी में एक एक्सीलरेशन आ जाता है, और ऐसा एक्सीलरेशन क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण या रेडियल एक्सीलरेशन अर्थात त्रिज्य त्वरण। और इसकी दिशा हमेशा कहां होती है? इसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसीलिए इस त्वरण का नाम क्या पड़ा? सेंट्रीपिटल, टुवर्ड्स द सेंटर। अरे जैसा नाम वैसा काम, सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्र त्वरण, केंद्र की ओर जो लगे उसी का नाम क्या है? अभिकेंद्र त्वरण। और इसको त्रिज्य अर्थात रेडियल एक्सीलरेशन के नाम से भी जाना जाता है। सबको बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताएं। टॉपिक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? सभी को पूरी बात समझ में आ गई? बच्चों मन लगा के पढ़ाई किया करें। एक एक वीडियो को बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे मैटर को प्रोवाइड करना पड़ता है, कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, गर्म माहौल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब आप चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ते हो, सपोर्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें एक दिन आसानी से रिमूव हो जाती हैं और हमको कभी भी इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं होती है। बात आपको समझ में आ गई? इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से मन लगा करके पढ़ा करें। नोट कर लें जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल टू V²/R। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल टू होता है V²/R। R को क्या बोलते हो? R को बोलते हो रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या, और V को बोलते हो स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक? या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अभिकेंद्र त्वरण, और अभिकेंद्र त्वरण का दूसरा नाम त्रिज्य त्वरण भी होता है। तो ये भी हम लोगों को क्लियर हो गया कि अगर हमको रेडियल एक्सीलरेशन लिखना हो, रेडियल एक्सीलरेशन, तो भी हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? AR इज इक्वल टू V²/R। ठीक? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। अच्छा, एक बात बच्चों यहां पर ध्यान देना कि जैसे अभी हमने आपसे ये बोला कि कोई भी पार्टिकल जब वृत्तीय मार्ग पर घूमता है, when any body moves in the circular path, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर होता है v1 और v2। ये रेडियस है, इसको r से रिप्रेजेंट करते हो। सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर पार्टिकल के घूमने की डायरेक्शन अलग अलग होती है। इस बात को ध्यान दो। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्किल विल बी डिफरेंट। हर एक बिंदु पर कण के घूमने की दिशा जो होती है, अर्थात डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होती है, वो डिफरेंट होती है, अर्थात अलग अलग होती है। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, और आप लोग जानते हो वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण जो एक्सीलरेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक? तो एक बात तो हमको पता चल गई कि इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ बॉडी कांस्टेंट, और जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा? तो एक्सीलरेशन कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।
लेकिन अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट ना हो, व्हेन स्पीड v डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ध्यान देना बच्चों, मींस स्पीड हो वेरिएबल, तो ऐसी गति को बोलते हो परिवर्ती वृत्तीय गति। कौन सी? परिवर्ती वृत्तीय गति। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उसका नाम होता है वेरिएबल सर्कुलर मोशन। क्या नाम होता है? वेरिएबल सर्कुलर मोशन। तो हमेशा याद रखना बच्चों, वेरिएबल सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक, तो ये बातें हमको समझ में आनी चाहिए। स्पर्श रेखीय त्वरण को AT से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? AT से। तो सर्कुलर मोशन में कितने प्रकार के एक्सीलरेशन होते हैं बच्चों? दो, एक तो सेंट्रीपिटल और एक कौन सा? टेंजेंशियल। तो एक बात तो हमेशा याद रखना, बिना अभिकेंद्र त्वरण के, विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, आप गौर करो, अगर यहां पर ये पार्टिकल छूट जाए तो उसके मोशन की डायरेक्शन किधर होगी? अगर ये पार्टिकल यहां पर छूट जाए तो इसके गति की दिशा किधर होगी? इसकी गति की दिशा होगी स्पर्श रेखीय, मींस टेंजेंशियली। ठीक, यहां पर अगर पार्टिकल छूट जाए तो इसकी गति की दिशा किधर होगी? इधर होगी, टेंजेंशियली। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी और इस डायरेक्शन में भी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी उस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मींस AT से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज द AT एंड दिस इज द AC। तो AC कहां पर होता है? बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहां पर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बच्चों कहां पर होगा? अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द टेंजेंट, जिस पॉइंट पर पार्टिकल है, वृत्तीय पथ के जिस बिंदु पर कण है, अगर वहां पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें, वहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो उस डायरेक्शन में जो त्वरण होगा, जो एक्सीलरेशन होगा, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो सर्कुलर मोशन में कौन कौन से एक्सीलरेशन होते हैं? सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होते हैं। एक एक्सीलरेशन होता है AC और दूसरा एक्सीलरेशन क्या होता है? AT। एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण, AC इज इक्वल टू v²/r, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण, दैट इज इक्वल टू dv/dt। बात सबको समझ में आ गया? स्पर्श रेखीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? AT बराबर dv/dt। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है? AC बराबर v²/r या AR बराबर v²/r, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं r⍵²। क्या लिख सकते हो? r⍵²। v की जगह r⍵ रख दो तो AC बराबर बन जाएगा r⍵²। अब क्या आपको पता है कि सिंस AC एंड AT both are perpendicular to each other, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दिस इज द AC, दिस इज द AT, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। और जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो अगर हमको निकालना हो परिणामी त्वरण, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, तो हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? A इज इक्वल टू √AC² प्लस AT², या इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो AC की जगह क्या लिखोगे? r⍵ का होल ऑफ स्क्वायर, और AT की जगह बच्चों क्या लिखोगे आप लोग? dv/dt का होल ऑफ स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभिकेंद्र त्वरण और त्रिज्य त्वरण एक ही होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण अर्थात टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलग होता है, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री।
तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जिसको परिणामी त्वरण कहते हो उसका फार्मूला क्या बनता है? उसका फार्मूला बनता है a इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या रखते हो? R ओमेगा। AT की वैल्यू क्या रखते हो? dV बाई dt। तो पूरा कंप्लीट फार्मूला क्या बनता है? R ओमेगा का होल ऑफ स्क्वायर, आर ओमेगा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डीवी अपॉन dt का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? पूरा फार्मूला आपको समझ में आ गया? तो कौन सा एक्सीलरेशन? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इन द सर्कुलर मोशन। नोट कर लें इसको कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 11th के कोर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में कंपटीशन के कोर्स में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और इनकी सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि पढ़ने में आपको कैसा लगा। क्लियर? ये AT, ये AC और दोनों के बीच का एंगल 90, तो दिस इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। और AC होता है v स्क्वायर बाई R और AT होता है dV अपॉन dt। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया? रब कर दिया जाए इसको। चलिए, R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी जिसको कोणीय वेग कहते हो। और dV अपॉन dt क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अर्थात वेग परिवर्तन की समय दर। क्लियर? अब बच्चों एक बात हमेशा ध्यान दें कि सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल में एक एक्सीलरेशन आ गया AC, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ वी नो दैट व्हेन एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन एनी बॉडी देन ए फोर्स एक्ट ऑन इट। जब किसी वस्तु में एक्सीलरेशन होता है तो उसमें एक फोर्स भी होता है। और सर्कुलर मोशन में ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द फोर्स प्रोड्यूस्ड, या फोर्स एक्ट्स लिखें, फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी और ऑब्जेक्ट एंड सच फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिकेंद्र बल। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। ध्यान रखना, अभिकेंद्र त्वरण के कारण, किसके कारण? अभिकेंद्र त्वरण के कारण वस्तु में एक बल उत्पन्न हो जाता है और ऐसे बल को अभिकेंद्र बल कहते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। और इसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो डायरेक्शन AC की, दिस इज द FC, दिस इज द वेलोसिटी V। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है FC इज इक्वल टू MA, और A की जगह हम लोगों ने क्या रखा? V स्क्वायर बाई R। तो पूरा कंप्लीट फार्मूला क्या आ गया? कंप्लीट फार्मूला आ गया FC बराबर mv स्क्वायर बटे R। FC बराबर कितना होता है बोलो? mv स्क्वायर बटे R। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, और सिंस V इज इक्वल टू R ओमेगा, देन FC इज इक्वल टू m R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई R। R से R कैंसिल, तो नया फार्मूला बन के आ गया FC बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। FC बराबर क्या है बच्चों? mr ओमेगा स्क्वायर। पूरा फार्मूला आपको समझ में आ गया? अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्र बल का पहला फार्मूला F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R, उसको FC भी कहते हो। C का मतलब सेंट्रीपिटल, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहां पर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, अर्थात केंद्र की ओर। और इसी को अगर ओमेगा के टर्म में लिखोगे तो फार्मूला क्या बन जाता है? FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। r क्या है? रेडियस। ओमेगा को क्या कहते हो? एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या बन के आता है? FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अभिकेंद्र त्वरण के कारण
Due to the centripetal acceleration, a force is produced in the circular motion. वृत्तीय गतियों में एक बल की उत्पत्ति हो जाती है और ऐसे बल का नाम क्या होता है? ऐसे बल का नाम अभिकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल को किससे व्यक्त करते हो? अभिकेंद्र बल को Fc से व्यक्त करते हो और Fc बराबर क्या होता है? Fc बराबर होता है mv² बटे r। v बराबर क्या रखते हो? r ओमेगा। तो पूरा कंप्लीट फार्मूला क्या बन जाता है? Fc बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात। ऐसे ही आप मन लगा करके पढ़ाई करते रहें तो हम लोगों को क्या क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्र बल Fc बराबर mv² बटे r, और इसी को क्या बोलते हो? Fc बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ दिस फोर्स, जो सभी फोर्सेस की होती है, न्यूटन। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? विमी सूत्र। सेंट्रीपिटल फोर्स का विमी सूत्र होता है mLT-2। और उसके बाद ये जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। वृत्त के केंद्र की ओर इसकी दिशा होती है और ये बल ही ऐसा बल है जो वस्तु को सदैव वृत्तीय पथ पर बनाए रखने का प्रयास करता है। देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर जगह बेटा अलग अलग है, लेकिन जो Fc होता है वो हर बार किधर काम करता है? टुवर्ड्स द सेंटर। विदाउट दिस फोर्स, बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। ध्यान रखना। तो ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर लगे, सर्कल के केंद्र की ओर लगे, ऐसे फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। Fc इज इक्वल टू mv² बाई r, और इसी फोर्स का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो नोन एज रेडियल फोर्स। इसी बल का दूसरा नाम क्या है? त्रिज्य बल। कौन सा बल? त्रिज्य बल। AR जैसे लिखते थे रेडियल एक्सीलरेशन, वैसे ही अगर कहीं FR लिखा है तो समझ जाना वो Fc ही है, और इसका फार्मूला क्या होता है? mv² बाई r, और बच्चों यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्लियर हो गया सभी लोगों को? न्यूटन। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्र बल। तो जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन का नाम आए वहां पर दो बातें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। नंबर 1 सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नंबर 2 सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल टू v² बाई r, और सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। नोट कर लें जल्दी से इसको। क्लियर हो गया बच्चों? तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, जिसको रेडियल फोर्स भी कहते हो, ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है। ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है। बिना अभिकेंद्र बल के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लो। जैसे किसी भी स्टोन को अगर डोरी से बांधकर, L लंबाई की कोई भी एक डोरी हो, उससे एक पत्थर को बांध करके उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया जाए, ऐसे ऐसे करके घुमाया जाए, तो डोरी में एक लगेगा टेंशन फोर्स T इज इक्वल टू mg। T इज इक्वल टू mg, और यही टेंशन फोर्स स्टोन को क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन फोर्स T इज इक्वल टू mg, डोरी का तनाव बल, और यही तनाव बल क्या देगा? अभिकेंद्र बल। सो T इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू mv² बाई r। तो स्टोन को इस प्रकार लगातार क्या मिलता जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? अभिकेंद्र बल, जिसको कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स के कारण जो स्टोन होता है वो सर्कुलर पाथ में लगातार घूमता जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? कि जब किसी पत्थर को डोरी से बांधकर सर्कुलर पाथ में घुमाते हो तो पत्थर पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स डोरी के टेंशन फोर्स अर्थात डोरी के तनाव बल से आता है। तो डोरी का टेंशन फोर्स कितना हुआ? T इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू mv² बाई r। तो पहला केस तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको तैयार कर लेना।
ऐसे ही आप लोगों ने समझा होगा कि सन के अराउंड जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट जैसे अर्थ, वो आर रेडियस में लगातार सर्कुलेट करते हैं, अर्थात घूमते जाते हैं। तो जो प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, यानी घूम रहा है, और इन दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। याद है सभी को? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फार्मूला क्या बना बताओ? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आ गया? तो यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। ग्रह सूर्य के परिता परिक्रमा करते हैं और इन ग्रहों को एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और यह अभिकेंद्र बल ग्रहों को कहां से मिलता है? यह अभिकेंद्र बल ग्रहों को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, या सूर्य और ग्रहों के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता है। नोट कर लिया सब लोगों ने? ये सारे एप्लीकेशन या एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल फोर्स के ही हैं। रब कर दिया जाए, इसको तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल आए तो इनको आप अप्लाई करोगे। ठीक, समझ में आ गया? एटम्स में भी ऐसा ही होता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? Q1 किसका चार्ज? न्यूक्लियस का। Q2 किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का। R क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। और यही इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉनों को क्या देता है? यही इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, और इसी कारण इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में भी आप इस बात को पढ़ोगे, या केमिस्ट्री में भी आपने एटॉमिक मॉडल में इसको पढ़ा होगा। तो यहां पर यही Fe क्या देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Fe इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, और इसको हमने जब एक साथ लिखा तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। नोट कर लिया बच्चों? तो ये तो केस हो गया परमाणु का। किसी भी परमाणु में इन ईच एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड सच इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल फोर्स। यही बल अभिकेंद्र बल उत्पन्न करता है, और इसका फार्मूला क्या बनता है? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। क्लियर हो गया सभी को? इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी कौन सा फोर्स है? बोलो। यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से आया। कहां से आया? इलेक्ट्रिक फोर्स से। ठीक है, नोट कर लिया फार्मूला? चलो इसको भी रफ कर देते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, आप इनको तैयार करते जाएं, इनमें न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। किसी भी मोड़ पर अगर कोई भी गाड़ी मुड़े, ठीक, कार मोड़ की रेडियस है यार, तो जब कोई भी कार, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई बाइसिकल, ठीक है ना, जब कोई भी ये किसी सर्कुलर टर्न को क्रॉस करते हैं, वृत्तीय मोड़ को पार करते हैं, तो इनको भी एक कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के मोड़ को पार नहीं कर सकते। और बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये गाड़ियों को कहां से मिलता है? गाड़ियों के टायर और सड़क के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, तो F इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू को आप लोग बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात घर्षण गुणांक। ध्यान से समझते चलो, ठीक है। तो F इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू mg, और यही फोर्स क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर।
mv²/r। जब हम लोग दोनों को आपस में इक्वेट कराते हैं तो फार्मूला बनता है μmg इज इक्वल टू mv²/r। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है F बराबर μr और F इज इक्वल टू mv²/r। नोट कर लें इसको। म्यू को बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, एम को गाड़ी का द्रव्यमान, मास ऑफ द व्हीकल, और जी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर को क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न। लिख लें कॉपी में। नोट कर लिया बच्चों। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में, इस लेक्चर में आज काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फार्मूले, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र बल जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियल फोर्स, त्रिज्य बल, उसके बाद इनके एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ ये फोर्सेस काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने सीखा। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स ही जो अभी पढ़े हुए हैं, इन सब के फार्मूलेज हम लोगों ने स्टडी किए और ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों मेरा आपसे ये कहना है, क्या कहना है, वही पुरानी बात कहना है जो हर बार कहते हैं कि मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। जीवन में उत्थान करने का और उन्नति करने का एक ही माध्यम है, शिक्षा। आप जितनी अच्छी शिक्षा लोगे, आप जितनी अच्छी तरह पढ़ाई करोगे, ये ध्यान रखोगे कि हमारे गार्जियन कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, हमको पढ़ाई करना है, इस बात को दिमाग में रखकर कि किसी भी प्रकार से हमसे लापरवाही ना हो, तो आप जीवन में लगातार आगे की ओर बढ़ोगे। तो अपने समय का सदुपयोग करना सीखें, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह पढ़ना सीखें, पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला, इस वक्त की कद्र करें जिससे आप भविष्य में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें और अपने माता पिता का सपना पूरा करें और इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जिससे लोग आपको याद रखें और आपके योगदान को हमेशा याद किया जाए। वो योगदान यही नहीं होता है कि आप बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़ें तो आपको कोई याद रखे, ठीक है ना। हर क्षेत्र में अलग अलग अपना योगदान होता है। इतनी अच्छी पढ़ाई करो, इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि आप एक ऐसे ब्राइट कैरियर में जाओ जहाँ पर लोग आपका एग्जाम्पल दें, वही बहुत कुछ है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैसेज हमने आपको दिया। हम लोग तो लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, आप भी निरंतर मेहनत करते रहें और सारे वीडियोस को जितने भी हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, आप उसको पढ़ते रहें। ये सारी चीज़ें कोचिंग क्लासेस में जब आपको पढ़ाई जाती हैं तो वहाँ पर मोटी मोटी फीस आपसे वसूली जाती है और हम आपको ये सारी चीज़ें जब फ्री आप कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो उसका एक ही टारगेट है कि वो बच्चे भी जो दूर क्षेत्रों में हैं, जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, उनका भी कुछ भला हो, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें नहीं ज्वाइन कर पाते IIT JEE के लिए, नीट के लिए, डिफेंस के लिए या अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए, उनका भी बेनिफिट हो। तो अपनी तरफ से तो हमारा पूरा ये एक सहयोग रहता है आपके लिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें आपको अच्छा मैटर प्रोवाइड करें। आगे की जिम्मेदारी आपकी कि आप इतनी अच्छी मेहनत करें कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। तो सर्कुलर मोशन का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, अन्य बच्चों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और निरंतर लगातार मेहनत करते रहें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।